नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको बताते हैं खबर का हर एक छोटा बड़ा बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहती है हमारी संवाददाताओं की टीम, जिनसे हम लेते हैं हर एक अपडेट। और आज न्यूज पंच में जिन टॉप लाइन्स के जरिए हम प्रमुख खबरों का रुख करने वाले हैं, वो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। जिस प्रमुख खबर पर हमारी नजर आएगी वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई ममता के चुनावी दावों की पोल खुल चुकी है। एक योजना थी चार सुंदरी स्कीम, जिसको ममता सरकार लाई थी, उसमें एक बड़ा झोल देखने को मिला। डीडी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और जिस दूसरी खबर पर हमारी नजर रहेगी वो है समंदर का सिकंदर आ चुका है। नाम है तारेगिरी। कैसे होने वाले हैं दुश्मन के इरादे फेल, बताएंगे आपको न्यूज पंच में। तीसरी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर हमारा रुख ये रहेगा कि जो युद्ध चल रहा है ईरान इजराइल के बीच, वो पहुंच चुका है 35वें दिन। और ट्रंप की एक और चेतावनी आई है। यहां संयुक्त राष्ट्र ने भी दी है चेतावनी, बताएंगे आपको क्या न्यूज पंच में। तो चलिए न्यूज पंच की शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर के साथ, जो पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। चाय सुंदरी, बंगाल में इस शब्द का इस्तेमाल चाय की सुंदरी के लिए होता है, यानी चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित करने या उनकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल होता है। इन्हीं महिलाओं के लिए ममता दीदी ने ये योजना निकाली थी और कई वायदे भी किए थे। वायदे सुंदर से आशियाने के। डीडी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं, जहां हम आपको सपने के आशियाने की असली तस्वीर दिखाएंगे और कालचीनी के चाय बागानों की चार सुंदरियों के चकनाचूर होते सपनों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। ममता दीदी कहती हैं, मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। लेकिन सवाल यह है कि क्या चार सुंदरी योजना उन वायदों पर खरी उतरी है? चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। और इस चार सुंदरी स्कीम जो टूट चुकी है ड्रीम के तौर पर, वो आखिरकार स्कीम क्या है, किसके लिए वो लाई गई और कैसे विकास के दावे बनाम जमीनी हकीकत सामने आ चुकी है। डीडी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। आइए ग्राफिक्स का सबसे पहले रुख करेंगे। आपको बताएं विकास के दावे वर्सेस जमीनी हकीकत की, तो कालचीनी चाय बागान की सच्चाई सामने आ चुकी है। ममता दीदी की सरकार में इस चाय बागान की महिलाओं के लिए, यानी कि चार सुंदरियों के लिए ये परियोजना निकाली गई, जहां जमीनी हकीकत ये बता रही है कि जिन पक्के घरों का वायदा किया था वहां इस समय टूटी हुई छतें हैं, टपकती हुई दीवारें हैं और साथ ही साथ जो आशियाने हैं वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो रहे हैं। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि दीदी की जो कथनी और करनी में अंतर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि ड्रेनेज की जो समस्या है वो चरमरा चुकी है। कालचीनी चाय बागान की सच्चाई सामने आ चुकी है और साथ ही साथ जो सच्चाई है वो ये कह रही है कि जो दावे किए गए थे वो ठीक नहीं हुए और कालचीनी के चाय बागान की महिलाएं इंतजार कर रही हैं अपने पक्के घरों का, उन घरों का जिसके सपने ममता दीदी ने दिखाए थे। आइए उन्हीं की जुबानी, उन्हीं के जो दर्द झलक रहा है वो आपको दिखा देते हैं। इसमें जगह नहीं है रहने के लिए, छोटा सा कमरा है, इसमें कुछ भरने के लिए जगह नहीं है। मेन मुद्दा यहाँ पर सुरक्षा है। यहाँ पर आए दिन घटना होते रहता है, कोई मर्डर हो, कोई रेप, ऐसे हर दिन होते रहता है। इसलिए यहाँ सुरक्षा कारण से कोई नहीं रहे। घर छोटा है, इसमें एक तो बकरी भी पालने नहीं सकेगा हम लोग, तो किचन गाय कैसे करे बनाएंगे? तो बहुत रूम भी छोटा छोटा है। मालिक लोग नहीं रहता है यहाँ पे, जे रूम दे रहा है तो भाड़ा में दिया है, वो लोग तो अपना अपने घर में रहता है, इसीलिए ये बंद है। किसी का तो घर का वो क्या है, क्या बोल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं पता है। अब बारिश वारिश होने से देखिए टीना का अवस्था लाल हो गया, तो अगले साल तो पानी घुसने शुरू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो घर के वायदे किए गए थे वो भी पूरे नहीं हुए, साथ ही साथ जो घर पहुंचने की वो सड़क होनी चाहिए उसकी भी हालत जर्जर नजर आ रही है। ममता दीदी ने क्या वायदा किया था और क्या है उसकी सच्चाई, आके ममता बनर्जी क्या कह रही थी वही सुनवा देते हैं आपको सबसे पहले। নামটি তার চা সুন্দরী। আমার একটা কবিতা আছে, देखना भी चाय बागान बंद था हमने खोल लिया, चाय पट्टा, अर्बन पट्टा, रूरल पट्टा, उद्वास्तु पट्टा सबको मिल रहा है। तो ममता दीदी को आपने सुना, जो मैं कहती हूँ करके दिखाती हूँ।
लेकिन आपने जो हकीकत सुनी वो तो कुछ और ही है। जो हकीकत है वो ये कह रही है कि विकास के जो दावे किए गए थे, जो वायदे किए गए थे, वो सब चरमरा चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ राजनीतिक गर्माहट इसलिए भी तेज है क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं। चुनाव की तारीख बेहद ही पास है। ऐसे में भाजपा वर्सेस टीएमसी की कड़ी टक्कर यहाँ नजर आ रही है। देखते हैं कि राजनीतिक गलियारों से क्या प्रतिक्रिया आ रही है। 34 साल को शासन को उखाड़ करके ममता बनर्जी की सरकार को यहाँ पर लाया ताकि चाय बागान में कुछ उन्नति हो, लेकिन विगत 15 सालों में यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। एक के बाद एक चाय बागान बंद होता गया। एक बार भी ममता बनर्जी कई एक बार उत्तर बंगाल में आई, कई एक श्रमिक बिना खाए वहां पर मृत्यु हो गई, लेकिन एक बार भी उस परिवार से मिलने के लिए नहीं गई। और इस सरकार के कारण ही चाय बागान का यह अवस्था हुआ है। चाय बागान के लिए दीदी ने जो किया, ये दीर्घदिन जो सरकारें थी, इसके पहले कांग्रेस एवं वामफ्रंट का सरकार था, कभी भी चाय श्रमिकों को नहीं देखा। तो यहाँ आपने देखा कि भाजपा वर्सेस टीएमसी के बीच जो कड़ी टक्कर है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आखिरकार आपको बता दें, चाय सुंदरी परियोजना है क्या, जिसको ममता दीदी लेकर आई थी। चाय बागान मजदूरों के लिए हाउसिंग योजना, यानी कि एक सपनों के आशियाना बनाने की योजना, वो पक्के घर देने की योजना जो उनके पास नहीं थे। 2020 में सरकारी परियोजना के तहत इस चाय सुंदरी की शुरुआत हुई थी, जो ये परियोजना जिसमें बड़े सपने दिखाए गए थे। मजदूरों को पक्का घर देने का वायदा किया गया था, जिसकी तस्वीर और हकीकत आप देख चुके हैं। हर घर में 2 कमरे, 1 रसोई घर और 1 शौचालय, इसका वायदा था। बागान इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का वायदा था। और यहाँ ममता बनर्जी साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही हैं कि मैंने जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। मैंने चाय बागान जो बंद पड़े थे उनको खोला है। लेकिन आपने सुना वहाँ रहने वाले लोगों की, उनकी जुबानी, उनका दर्द झलकता हुआ सुना आपने। सौरभ दत्ता जो इस डीडी न्यूज़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को लेकर आए, आइए सीधा उनका रुख करते हैं। सौरभ, ये चाय सुंदरी परियोजना यानी कि चाय के बागानों में काम करने वाले उन श्रमिकों को सम्मान देने वाली योजना, उन सपनों को दिखाने वाली योजना कि जिनके पास वो घर नहीं थे वो घर होंगे। लेकिन हमने खुद उनका दर्द सुना। वो दर्द साफ तौर पर कह रहा है कि जो विकास के दावे थे वो झूठे पड़े। भावना, देखिए, ये सिर्फ एक जगह की घटना नहीं है। जितने भी चाय बागान के मजदूर के लिए ये चाय सुंदरी नाम का ये जो प्रोजेक्ट, ये जो योजना बनाए गए हैं, हर जगह पर यही कहानी है। जो तोरशा की कहानी है वही नागराकाड़ा की कहानी है। और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि एक के बाद एक तो घर तो बना दिए, लेकिन उसमें आदमी रहेंगे कैसे, ये एक बार भी नहीं सोचा। जो सीएम का दावा था कि जो लोग चाय के मजदूर हैं, अपने गांव में रह रहे हैं, घर जो है वो पक्का घर नहीं है इसलिए बनाया। लेकिन ये सब चाय बागानी थी। उसको काट कर यहाँ पे जो घर बनाया गया, 19 बाय 20 फुट का घर, अगर एक इंसान रहेगा, अगर इसका खटिया रह जाता है तो इंसान का खड़े होने का भी जगह नहीं है। तो इतना जो स्पेस है, तो उनका कहना है कि हम लोग खुले में रहने वाले लोग हैं, हम लोग ऐसे दम घुटने वाले जगह पर कैसे रहें। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि एक घर 1 साल भी नहीं हुआ, 2 साल भी नहीं हुआ, छत जो है, छत से पानी टपक रहा है, जो दीवारें हैं वो सब दीवारें पे डैम पड़ गया है, जो निकास व्यवस्था है वो भी सही नहीं है। तो इसी के चलते बारिश के समय पानी भर जाता है। तो इसी के कारण सिक्योरिटी का भी एक रीजन है। तो यही सब कारण है कि वो लोग कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट आखिर में पर सौरभ, यहाँ तो हमने ममता बनर्जी को सुना। ममता बनर्जी कह रही कि चाय के बागान जो बंद थे मैंने खुलवाए। और साथ ही साथ बीजेपी यहाँ हमलावर होती हुई नजर आ रही है कि लोग जो है वहां रह रहे हैं, पक्के घर तो मिले लेकिन वो पक्के नहीं है। भावना, यही सवाल को लेकर हमने उनसे भी पूछा था कि दीदी तो कह रही है कि आपको चाय सुंदरी जो प्रोजेक्ट, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो आपको मिला है, तो फिर आप लोग ये क्यों कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि दीदी जो कह रही है और वास्तव में जो छवि है, दोनों में अंतर है, काफी अंतर है। नॉर्थ बंगाल में वो जब तक चुनावी रैली में थे, हर चुनावी रैली से उन्होंने इस बात को बोला है, चाहे वो जलपाईगुड़ी हो, चाहे वो अलीपुरद्वार हो। और इसके साथ ही इन लोगों का कहना है कि असल में दीदी के जो लोग हैं, वो लोग जो घर बना रहे हैं, उसमें भी कटमनी का उन्होंने आरोप लगाया है। तो इसी के चलते सीएम बोल रही है एक, और जमीनी हकीकत कुछ और ही है। भावना,
बिल्कुल विकास के दावे की पोल साफ तौर पर खोलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी डीडी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो साफ तौर पर कह रही है कि चाय सुंदरी परियोजना जो चाय के बागानों के श्रमिकों के लिए लाई गई थी, उसमें विकास के दावे पूरी तरह से ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। जो सपने दिखाई दिए थे वो चकनाचूर हो रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं की बात करें सौरभ, तो वो भी क्या यहाँ मुहैया कराई जा रही है? क्यों नहीं? क्योंकि एक तो हुआ पक्का घर, लेकिन पक्का घर पहुंचने के लिए सड़क चाहिए, सड़क भी नहीं है वहां। तो आज सड़क की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। उस सड़क की जो हालात हमने देखा है, वहां पे एक वो शिलान्यास वाला जो माइल्स उसको फलक बिल्कुल हमारे संवाददाता सौरभ हम तक बता रहे हैं कि वहां की सड़क की हालत जो वहां उस घर तक पहुंचती है वो भी जर्जर है। सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ेंगे, दूसरी खबर का रुख करते हैं। समंदर में आज भारत की ताकत एक और छलांग लगाने जा रही है, क्योंकि हिंद महासागर में उतरने वाला है भारत का नया सिकंदर। नाम है INS तारागिरी। अब जो खतरों का आज जो जवाब है वो तुरंत मिलने वाला है, क्योंकि विशाखापत्तनम में इस अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा और इसके साथ ही भारत की समुद्री शक्ति और भी मजबूत हो जाएगी। INS तारागिरी पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार है, यानी मेड इन इंडिया पहल का मजबूत उदाहरण सबको पेश कर रहा है। INS तारागिरी में का जो उद्देश्य है, जो उसकी पावर है, वो ये है कि सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइलें हो, सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइलें हो, या फिर उन्नत पनडुब्बी रोधी प्रणाली हो, ये सब इसमें मौजूद है। और इस तरह की उच्च तकनीकी युद्धपोत का निर्माण न केवल सैन्य क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि हमारे राष्ट्र की सुरक्षा को भी सुदृढ़ करने वाला INS तारागिरी माना जा रहा है। आइए INS तारागिरी की ताकत क्या है ये आपको दिखा देते हैं। समंदर का नया सिकंदर कहा जा रहा है INS तारागिरी को। ग्राफिक्स का रुख करेंगे, आपको बताएंगे कि INS तारागिरी की और क्या क्या विशेषताएं हैं। INS तारागिरी यानी कि नौसेना को मिला है INS तारागिरी, जहां वहां ताकत और बढ़ेगी। विशाखापत्तनम में इसको कमीशन किया जाएगा और प्रोजेक्ट 17A के 7 फ्रिगेट में INS तारागिरी शामिल है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि शक्ति जो है भारतीय नेवी की वो और मजबूत होने वाली है, क्योंकि एक तो ये मेड इन इंडिया है, स्वदेशी तकनीक से बना हुआ है। साथ ही साथ एक बेहतरीन उदाहरण इसलिए पेश करता है क्योंकि इसमें तमाम वो विशेषताएं हैं जिससे दुश्मन के इरादे फेल है, बिल्कुल नापाक हो जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस समुद्र के नए सिकंदर का नाम तारागिरी रखा गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। खूबियां गिनवाएं आपको तो ऐसी खूबियां हैं कि हवा हो, जमीन हो, उन खतरों को ट्रैक करने में जो INS तारागिरी है वो विशेषता इसके अंदर है। साथ ही साथ आपको बता दें कि INS तारागिरी की अगर और विशेषताएं आपको बताएं तो बराक 8 से मजबूत एयर डिफेंस इसके अंदर है। साथ ही साथ अगर इसकी खूबियां अगर और आप जानना चाहें तो वरुणास्त्र, टॉर्पिडो और एंटी सबमरीन क्षमता इसके अंदर है। 6,670 टन का ये स्वदेशी युद्धपोत है। और साथ ही साथ अगर इसकी और खूबियां अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि मल्टी फंक्शन डिजिटल रडार से लैस है, यानी अगर कहीं से भी कुछ भी इंटरसेप्ट किया जाता है तो ये उन खतरों को पहचानने की क्षमता रखता है। 75% स्वदेशी उपकरणों से ये तैयार है, यानी मेड इन इंडिया। 30 नॉटिक्स मील प्रति घंटे की रफ्तार इसके अंदर है। एंटी सरफेस और एंटी शिप युद्ध से ये सक्षम है। सुपरसोनिक मिसाइलों में से ये लैस है। साथ ही साथ अगर आपको बताएं इस INS तारागिरी की, तो राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम को भारत की समुद्री शक्ति का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण केंद्र बताया है। उन्होंने कहा है कि विशाखापत्तनम में INS तारागिरी की उपस्थिति इस क्षेत्र की सामरिक भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। विशाखापत्तनम में उपस्थित यह शहर अपने आप में भारत की समुद्री शक्ति का यह साक्षी रहा है। इसलिए विशाखापत्तनम से INS तारागिरी की कमीशनिंग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है। साथियों, हमारी सांस्कृतिक विरासत से लेकर आज की स्ट्रेटेजिक रियलिटीज तक समुद्र ने हमेशा भारत की दिशा तय की है। भारत का तो हमेशा से ही समुद्र के साथ अनोखा संबंध रहा है और समय के साथ समुद्र से हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता गया। एक समय था जब समुद्र हमारे लिए व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम था, लेकिन आज यह हमारे लिए सिक्योरिटी,
सॉवरेंटी और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ का यह आधार बन चुका है। तो जो पहले के युद्धपोत थे उसका एडवांस वर्जन INS तारागिरी माना जा रहा है और कई खूबियों से लैस है, यानी कि दुश्मन जिस नज़र से अगर देखना भी चाहेगा वो भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि दुश्मन का खेल हो जाएगा फेल। INS तारागिरी आ चुका है, समंदर का नया सिकंदर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। ये हमारी तीसरी और अंतर्राष्ट्रीय खबर ये है कि मिडल ईस्ट जंग का आज है 35वां दिन। जंग अब और भीषण रूप ले चुका है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले अब तेज कर दिए हैं। वहीं ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की बौछार शुरू कर दी है। ईरान द्वारा खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाए जाने के दावों ने चिंता और बढ़ा दी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी है। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यह कहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो इसके गंभीर वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ट्रंप रुकने को तैयार नहीं है। ईरान को फिर धमकी दे डाली है और कहा है कि आने वाले हफ्तों में हम और करेंगे बमबारी। ईरान ने एक और अमेरिकी जहाज को मार गिराने का दावा किया है। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया है फिर से, और इस बार बुशहर प्रांत के एक गोदाम को निशाना बनाया गया है। ईरान ने अमेरिका को यह चेतावनी दे दी है कि अगर उसने ईरान के बिजली संयंत्रों पर हमला जारी रखा तो वह क्षेत्र की ऊर्जा और टेलीकॉम कंपनियों को निशाना बनाएगा। यानी दोनों तरफ से समय आर पार की जंग नजर आ रही है। UN चेतावनी जरूर दे रहा है, लेकिन ट्रंप सुनने को तैयार नहीं नजर आ रहे। आइए ग्राफिक्स का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से अब ये युद्ध रूप लेता जा रहा है और UN की क्या कड़ी वार्निंग मिली है। अगर UN की कड़ी वार्निंग के बारे में बात करें तो UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की चेतावनी यहाँ मिली है, जहाँ युद्ध के विश्व पर होंगे गंभीर परिणाम, ये कहना है UN महासचिव का। वे चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये युद्ध को शांति और संवाद के साथ रोक देना चाहिए। जंग रोकने की अपील यहाँ UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कर रहे हैं। US इजराइल ईरान से पीछे हटने को यहाँ कह रहे हैं UN महासचिव, और बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ने का खतरा भी यहाँ UN महासचिव देते हुए नजर आ रहे हैं। और युद्ध का जो अंत है वो शांति और कूटनीति पर जोर देते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे। रुकने को तैयार नहीं नजर आ रहे ट्रंप को लगातार चेतावनियां दे रहे हैं। हमने कल देखा कि ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित करा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 1 महीने के बाद, और ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि 2 से 3 हफ्ते में ये जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ये 2 से 3 हफ्ते में ईरान पर और जबरदस्त हमले करेंगे। ईरान को फिर से धमकी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का सबसे ऊंचा पुल इस समय तबाह कर दिया है। US ने यह दावा किया है। तेहरान को समझौते का प्रस्ताव यहां दिया है। 15 पॉइंट प्रपोजल है जिसे ईरान मानने को तैयार नहीं है। युद्ध विराम के लिए बनाया जा रहा है इस समय दबाव। ईरान इजराइल में बढ़ चुकी है ये युद्ध की आग, जहां आर पार की जंग नजर आ रही है। आज ही की तस्वीरें देख लें तो आज बम बारूद और साथ ही साथ आग के गुबार की खबरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। यहाँ धुआं है, यहाँ बम है और साथ ही साथ मिसाइलें दोनों तरफ से दागी जा रही हैं। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि US आर्मी अफसरों पर यहाँ गाज गिर गई है। जंग के बीच अमेरिका का सख्त फैसला आया है, जहां अमेरिका के टॉप अफसरों को डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। आर्मी चीफ समेत 3 अधिकारी यहाँ हटा दिए गए हैं और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये फैसला है, जहां 3 टॉप ऑफिसर्स को हटा दिया गया है। अब बात करते हैं इस आर पार की जंग की। अगर आर पार की जंग करें और आज की बात करें तो इजराइल पर हमले तेज हो गए। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 फिर शुरू हो गया है और आपको बता दें कि सैन्य ठिकानों पर दागी जा रही हैं इस समय मिसाइलें। तेल अवीव हो, हाइफा को निशाना बनाया जा रहा है। मिसाइल साइट्स हो, कमांड पोस्ट हो, उनको नष्ट करने की खबरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं। हिजबुल्लाह हुती ने भी यहाँ अटैक कर रहे हैं और इजराइल अपनी जवाबी कार्रवाई जारी रखे हुए है। IDF ने तेहरान में की है एयर स्ट्राइक, आपको बता दें। तो ये तमाम तस्वीरें, ये तमाम खबरें ये बता रही हैं कि UN की चेतावनी का कोई असर डोनाल्ड ट्रंप पे पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। और डोनाल्ड ट्रंप जो यहाँ पर है वो एक बार फिर से चेतावनी दे रहे हैं कि हम ईरान की लाइफलाइन को अब टारगेट करेंगे। यहाँ हमारे साथ चंद्रशेखर जुड़ गए, ज़्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर, क्या अब ये युद्ध और गंभीर रूप लेता जा रहा है, क्योंकि यहाँ डोनाल्ड ट्रंप अब लग रहा है कि ईरान की लाइफलाइन को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए युद्ध पहले की तरह ही भीषण बना हुआ है। इसमें नया मोड़ यह आया है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अब ज़्यादा वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है और साथ ही साथ ईरान भी रिटेलिटरी बदले की जो कार्रवाई है वो करने की बात कह रहा है। इजराइल में कई जगह पर ईरान की ओर से
मिसाइलें छोड़ी गई हैं, जो खाड़ी देश हैं वहाँ पर मिसाइलें छोड़ी गई हैं, कई जगह पर इनको इंटरसेप्ट किया गया है, लेकिन कुछ जगह पर ये इम्पैक्ट करने में भी कामयाब हुई हैं। तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उस पर हमले वहाँ पर बढ़ गए हैं, ये काफ़ी इस वक्त पर चिंता का विषय है। और दूसरा, जिस तरह से अमेरिका में वहाँ पर फौज के उच्च अधिकारियों को हटाया गया है, तो कहीं न कहीं एक इससे ये संकेत निकाला जा सकता है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो परफॉर्मेंस से खुश नहीं है यहाँ पर, जो यूएस मिलिट्री की परफॉर्मेंस से, क्योंकि लगातार ये दावा किया जा रहा है, वो कहते हैं कि हम जीत गए हैं, हमने अपने टारगेट अचीव कर दिए हैं, हमने मिसाइल पावर ईरान की ख़त्म कर दी है, नेवल पावर ख़त्म कर दी है, एयरफोर्स ख़त्म कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान जिस तरह से बदले की कार्रवाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर लगता है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो यूनाइटेड स्टेट की मिलिट्री है, उसकी परफॉर्मेंस को लेकर के कहीं ना कहीं वहाँ पर वो सवाल उठा रही है, जिस तरह से कल वहाँ पर कुछ उच्च अधिकारियों को वहाँ पर हटा दिया गया है। आज बहरीन और लेबनान की भी तस्वीरें देखें तो बहरीन पर भी हमले होते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह कर दिया गया है। बिल्कुल, अमेरिका ये दावा कर रहा है कि ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह कर दिया गया है। वहीं ईरान दावा कर रहा है कि उसने खाड़ी के इलाके में कुछ जो अमेरिका से जुड़ी आईटी फर्म्स वहाँ पर थी उन पर हमला किया है। उधर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल में कई जगह पर ईरान ने अपने मिसाइल्स और ड्रोन वहाँ पर छोड़े हैं। हालांकि जो ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन हैं उसमें अधिकतर इंटरसेप्ट कर लिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ड्रोन और मिसाइल हैं जो इम्पैक्ट करते हैं, तो उसका नुकसान भी वहाँ पर देखने को मिल रहा है। कई जगह पे इंटरसेप्शन के बाद जो डेब्रीज वहाँ पर गिरती हैं वो भी नुकसान करती हैं। तो कुल मिलाकर हालात काफ़ी ख़राब बने हुए हैं और ख़ासकर ये जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला दोनों ओर से हो रहा है, ये काफ़ी चिंता का यहाँ पर विषय है। यूएन ने जो चेतावनी दी है कि गंभीर परिणाम हो सकते हैं अगर ये युद्ध नहीं रुका तो विश्व के लिए गंभीर संकट पैदा हो सकता है, लेकिन यहाँ चंद्रशेखर ट्रंप सुनने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। गंभीर संकट तो ऑलरेडी पूरी दुनिया झेल रही है। अभी आप देखें तो जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने से कितना बड़ा प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ गया है वो साफ दिख रहा है। उधर जिस तरह से हुथी एक्टिव हुए हैं, ये माना जा रहा है कि कहीं वहाँ पर जो बाब अल मंदेब है उसको ना बंद कर दिया जाए। अगर उसको भी बंद कर दिया जाएगा तो पूरी दुनिया में बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी की बात करें तो बहुत प्रभाव इसका पड़ रहा है। खुद हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखें तो भारत में कच्चा तेल काफ़ी महंगा खरीदा जा रहा है और कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए काफ़ी मशक्क़त यहाँ पर करनी पड़ रही है। उसके अलावा अन्य जो सामान हैं जो आयात निर्यात किए जाते हैं उसको लेकर के काफ़ी प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है। और भारत में ये अच्छी बात है कि यहाँ पर सरकार के काफ़ी एक्टिव होने के कारण आम लोगों पर अभी इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये देखें तो पूरी दुनिया में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और कुछ दिनों और अगर ये जंग खींची तो इसके बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे जो लंबे समय तक दुनिया में रहेंगे। बिल्कुल, ये महायुद्ध का महाचक्रव्यूह अभी रुकने को तैयार नहीं है। दोनों तरफ से समय आर पार की जंग जारी है। चंद्रशेखर, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ, क्योंकि सिर्फ डीडी न्यूज है भरोसा सच का। दीजिए अनुमति, नमस्कार।